कहीं कोई हड्डी टूटी हुई है कि नहीं, तो डॉक्टर चेक करता है मशीन को लगा करके। एक्सरे पास होती हैं आपकी बोन से। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी करके जुड़ते जाओ मेरे साथ में। आज हम लेने वाले हैं सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड स्टेट में आज जो हम करेंगे, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा होगा आज डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, आज हम ये सब करेंगे। टॉपिक आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और टाइटल है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी हम कवर कर चुके हैं, एक बार हल्का सा रिव्यू में दे देता हूं। जो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में कराया था, एक्चुअली ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, चाहे वो आईआईटी का हो या नीट का हो, जहां डेंसिटी से जुड़ा हुआ कुछ ना पूछा जाता हो। फॉर्मूला बेटा उसमें था रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर एन 10 टू द पावर माइनस 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप पिछली क्लास में रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। और 10 टू द पावर 30 यहां लिखने का मतलब है कि हमें जो ए गिवन था वो पिकोमीटर में था। ए जो था वो पिकोमीटर में था। उस पिकोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर करके। जब क्यूब में आएगा वॉल्यूम के लिए तो ऐसा लिखा मैंने 30। ए रेफर टू द एज लेंथ, वो एज लेंथ को रेफर करता है ए। जेड इज द नंबर ऑफ एटम, एंड एम, एम क्या है? एम इज द मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो आज जो ले रहा हूं मैं, आज का टाइटल हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। प्लीज आप भी इस हेडिंग को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इससे क्या सवाल पूछा जाता है? बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम सीधे, कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, मतलब वो फॉर्मूला है ए बी टाइप, ए बी तरीके का, जैसे NaCl, NaCl इस तरीके का है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और जो Cl है जब टूट जाएगा तो क्लोराइड आयन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और बताते चलूं, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स which are in touch with the central atom। सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी एटम उसकी बाउंड्री को टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब आप NaCl बनाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयन चारों तरफ से घेर करके रखते हैं, और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम और एक सोडियम को 6 क्लोराइड, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और इसमें जब आप डेंसिटी निकालेंगे बेटा, तो इनके लिए जो जेड होगा, जेड की वैल्यू 4 होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, खासकर वो NaCl के तरीके का होता है, तो आप उसमें 4 यूज करेंगे। दूसरा ए बी की तरह एक होता है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये पूछा जाता है नीट में भी और आईआईटी में भी, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो जो जिंक एटम है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता देता हूं। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक का 4 और सल्फाइड का भी 4, इस तरीके से। और जो इनके लिए जेड लिया जाएगा वो जेड भी 4 ही होगा। जेड की वैल्यू डेंसिटी के फॉर्मूले में वो भी 4 होगी। याद करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने बता दी, स्ट्रक्चर में जाना नहीं है, सीधे सीधे। उसके बाद
हाँ ZnS हो गया है, ठीक है। उसके बाद CaF2, CaF2 जो आता है वो होता है AB2 टाइप, AB2 टाइप CaF2। तो जाहिर है इनमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में बराबर नहीं होना है क्योंकि रेशियो ही अलग अलग है। तो CaF2 में अगर मैं देखूं कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का और फ्लोराइड आयन का, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिखा जाएगा और फ्लोराइड आयन का लिखा जाएगा 4। स्ट्रक्चर से पता चलेगा। आपको अभी ये याद करना है बेटा अपनी कॉपी में, टारगेट 90+ अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड जैसे Na2O या Li2O, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए। Li और O का जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड जो बनेगा, फॉर्मूला ये आता है A2B टाइप में, A2B टाइप। इसमें एग्जांपल लिया है हमने LiO। Li का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 लिखेंगे और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर आप 8 लिखेंगे। ये चीजें ये भूलना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट। NaCl में 6, ZnS में 4 और 4, CaF2 में 8 और 4, ठीक है। ये CaF2 AB2 टाइप है और LiO का जो फॉर्मूला बनेगा वो Li2O। Na2OBC में आता है A2B टाइप, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कैटायन का 4 होगा और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आपने नोट कर ली। यहां मैं एक चीज आपको बता देता हूं जो आपकी NCERT में गिवन नहीं है और वो चीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इनसे। आपको ध्यान हो, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था सॉलिड 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो प्योर सॉलिड होते हैं। अब प्योर का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल व्हाटएवर, दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्योर सॉलिड, रेगुलर मैनर में। तो जब कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, नया कंपाउंड बना करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता है। द फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें कंपाउंड अपनी प्योर स्टेट में है और अपनी जो रियल स्ट्रक्चर है प्योर होने के बाद, लाइक दैट में बी टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, व्हाटएवर, वो उस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे आपने देखे होंगे शुगर के क्रिस्टल, है ना, ठीक वैसे ही आपने देखा होगा पोटास एलम के क्रिस्टल। यहां मैं कुछ एक्स्ट्रा भी समझा देता हूं आपको कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं, वो बात अलग है। तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड के जो एटम है उनके बीच की बॉन्ड लेंथ निकालते हैं और बॉन्ड लेंथ निकालने का जो तरीका है वो एक्सरे की हेल्प से होता है। एक्सरे क्या करता है, एक्सरे आपने जो देखा है, आपने एक्सरे देखा है कि आप कहीं कोई हड्डी टूटी हुई है कि नहीं, तो डॉक्टर चेक करता है मशीन को लगा करके, एक्सरे पास होती है आपकी बोन से, जहां खाली जगह है वहां से जाता है और वो एकदम उसमें प्रिंट आ जाता है। तो डॉक्टर बोल देता है कि इतनी, और वो गैप भी पता चल जाता है कितनी दूर है हड्डी, कितना पोर्शन टूटा हुआ है, कैसे टूटा हुआ है। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, नया कंपाउंड बना, प्योर फॉर्म में लेकर के आए, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाए एंड देन वी यूज एक्सरे मेजरमेंट टू फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे ब्रेग साइंटिस्ट, और उसी नाम से जाना जाता है ब्रेग इक्वेशन, BRA, ब्रेग इक्वेशन। वो है क्या एक्चुअली, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ हैं एक दूसरे से। ये वाला प्रॉपर डिस्टेंस में मुझे नहीं लगा, इसको मैंने हटाया और यहां ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेयर जो होगी वो फिर एटम की ऐसे होगी, उससे नेक्स्ट लेयर होगी तो फिर ऐसे होगी। बेटा ये वाला जो मैं अभी सिखा रहा हूं ना, नॉट गिवन इन योर NCERT, उसमें तो है ही नहीं। कभी कभी
थोड़ा बाहर। हमने क्या किया, एक्स-रे डाली फर्स्ट लेयर पर, एक्स-रे यहां से आती है और इस एटम से टकरा करके वो ऐसे वापस चली जाती है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। दूसरी रे जो है बेटा वो आएगी, दूसरी लेयर वाले एटम से टकराएगी, वो यहां वापस चली जाएगी। अगेन ये एंगल भी थीटा, एंगल सेम रहेगा। और तीसरे वाली रेज जो है वो आएगी, टकराएगी और वो ऐसे वापस चली जाएगी। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो यहां होता क्या है कि ये जो रेज है, अगर मैं इसको ऐसे यहां देखता हूं, ये डिस्टेंस d है, इधर भी डिस्टेंस d है, यानी कि उस सेकंड लेयर वाली रेज को 2d एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, 2d। तो एक और थीटा है यहां पर, तो n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये एक इक्वेशन बनी। n इज द नंबर ऑफ लेयर, n इज द नंबर ऑफ लेयर 1 2 3 जोन सी का भी आप निकालना चाहते हैं। लैम्बडा इज वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की जो आपकी यहां पर जो आप रेज है, रेडिएशन जो आप डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ। d इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, एक्स्ट्रा ट्रेवल बाई द रेज, एंड थीटा इज द एंगल। देन यू कैन फाइंड आउट, अगर d निकालना है तो d आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताना मेरे को इसमें, इतना मुझे बताना था और मैंने इतना बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्स्ट्रा था, होता है ना समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। एक सामान के साथ एक फ्री, सॉलिड स्टेट के साथ में ब्रैग इक्वेशन फ्री मिल रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट जो हेडिंग लेने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेम चैप्टर, एंड दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉरी नॉट डेंसिटी, डेंसिटी हो गया, दैट इज डिफेक्ट। डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डिफेक्ट, दैट इज डिफेक्ट। पहले थोड़ा समझा देता हूं और फिर लिखेंगे, समझिए और याद रहेगा आपको। प्योर जो सॉलिड है वो कितने दिन तक प्योर रहेगा? बाहर पड़ा हुआ है कहीं धूप में, गर्मी आई, बहुत ज्यादा गर्मी उसने सहन की, फिर बहुत ठंडी आ गई, बहुत ठंडी भी सहन की। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर सहन करने के बाद, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर विल चेंज, और यू कैन से द पोजीशन ऑफ constituent atoms that will disturb from its original site. And that time, this solid is said to be defective solid. We call it is defective solid. Now it is not 100% pure, and it also may happen with the impure. Suppose your solid is impure, and after a very long time, it bear the change in temperature and pressure. For example, graphite. Graphite means in Hindi it is called कोयला. If it is in volcanoes, you know कि कोयले को तपाकर ही हीरा बनता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जब कोयले को रखते हैं तो वो क्या होता है, उसका कोयला तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इरेगुलर मैनर में अरेंज है, इसीलिए इसको आप एमोर्फस बोलते हैं। डायमंड की जो एमोर्फस फॉर्म है ना कोयला, लेकिन वो उसके अंदर होता है इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है वो रेगुलर मैनर में आकर के कितनी प्यारी और कितनी कीमती चीज बनाते हैं। डायमंड कितना शाइन करता है, कितना महंगा बिकता है, कितना प्योर होता है। ऐसा प्योर के साथ भी हो सकता है। और ये सेम प्रोसेस आप देखते हो ग्लास के अंदर। अब ये जो ग्लास हैं जो आप देख रहे हैं, लेंस या ग्लास या ओल्ड बिल्डिंग्स में जो लगे रहते हैं विंडो पर, विंडो ग्लास, after a long time they become milky. Many times I think you have observed it. The glass of old buildings become milky because their constituent atoms, they change their side, they change their position, slightly change, and that time they become milky color, not 100% transparent. Why? हिले जुले अपनी जगह से, तो इम्प्योर प्योर हो रहा है और प्योर इम्प्योर हो रहा है, तो उस समय हम जो डिफेक्ट आता है इसमें उसको बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा, नोट करिएगा बल्कि,
और जो मैंने बताया है स्टेटमेंट ये भी है कि व्हाट इज डिफेक्ट इन सॉलिड या व्हाट इज imperfect solid, ऐसे पूछा जाता है. What is imperfect solid? Such a solid in which the position of constituent atom, ion or molecule change by change in temperature or pressure, that is called defective solid or imperfection in solid. जो solid में defect होता है बेटा, वो दो तरीके का होता है. एक point defect होता है, एक होता है point defect और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट. मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा जो बाकी का पोर्शन है इस चैप्टर का. और चूंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बाकी चीजें नहीं पढ़ी तो आपसे ये नहीं होगा. सॉलिड स्टेट में ये अच्छी बात है. हाँ, एक दो वीडियो हैं जो आपस में रिलेटेड हैं और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां क्लिक करके आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं अगर ये पब्लिक है आपके लिए तो. नाउ डिफेक्ट, ये मैंने आपको बोला कि डिफेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया. डिफेक्ट मैंने कहा दो तरीके के होते हैं, एक लाइन डिफेक्ट और दूसरे को मैंने बोला यहां पर पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट पॉइंट डिफेक्ट इज सच डिफेक्ट व्हिच अराइजेस ड्यू टू a single or more than two point, means atom. When atoms, molecules or ion they change their position, then defect is said to be point defect. And when the defect arises due to the variation in the position of entire line, complete जो line है जब वो पूरी तरीके से अपनी जगह से हिलजुल जाती है, then the defect is said to be line defect. Clear concept? पूरी line, entire row, that is called line defect. हमारे सिलेबस में जो है that is point defect. Now the point defect is categorized in two part. Number one, stoichiometric defect. Number one is stoichiometric defect, and beta number two is called non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी कोशिश करें और समझने का प्रयास करें. डिफेक्ट का मतलब हो गया है कमी, और रसायन विज्ञान की भाषा में इसको बोला गया है दोष. और पॉइंट डिफेक्ट को क्या कहोगे? बिंदु दोष. और लाइन डिफेक्ट को कहोगे श्रृंखला दोष. और फिर बिंदु दोष जो है वो दो भागों में विभाजित है. नंबर एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, अनुपातिक दोष, और दूसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, अनुपातिक दोष. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपने लिख लिया है. ठीक है, ये बात हिंदी वालों के लिए मैंने बोली जो भी मैं बोल रहा था. इंग्लिश वाले इससे घबराए नहीं, और हिंदी वालों को तो बिल्कुल नहीं घबराना है इंग्लिश से कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. मैं लिख देता हूं फिर भी. ये हो गया पूरा लाइन दोष. लाइन को हिंदी में क्या बोलोगे? श्रृंखला बोलोगे ना, तो आप श्रृंखला लिख सकते हैं. और बिंदु को, इसको पॉइंट को क्या बोलोगे बेटा? इसको आप बोलोगे बिंदु दोष. ठीक है, अब ये देखिए नाम से पता चल रहा है स्टोइचियोमेट्रिक मतलब जितने कैटायन हैं और जितने अनायन हैं दोनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. दोष भले ही आ जाए. कुछ लोग कहते हैं ना कि इतनी मुसीबतें इसके ऊपर आई लेकिन ये नहीं बदला, तो ये वही है. उसके अंदर डिफेक्ट तो आ गया सॉलिड के अंदर, लेकिन
ratio between cation and anion does not change. It remain constant after defective. ठीक है? For example, suppose there is a solid in which there is 10 cation and 10 anion. Now the ratio you can find out, 10 by 10 is equal to 1. After defect, it lose 2 cation and 2 anion. Now you can find out, you can calculate the ratio between the cation and anion. Again it is 8 by 8, that is equal to 1. But the solid is said to be defective solid. We say it is stoichiometric defect. Clear concept? Or it may happen that the small size of cation that change its position from its original site and occupies another space somewhere but in the same lattice. In that case, a ratio between the cation and anion is 1 because the number of cation is still 10 and number of anion is also 10. So the ratio is 1. Clear? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम आगे फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन 4 पार्ट. 4 पार्ट. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार. मैंने डिफेक्ट के बारे में बताया कि डिफेक्ट जब कोई प्योर सॉलिड होता है तो वो कहीं भी रखा है लंबे टाइम तक वो प्योर नहीं रह सकता. एंड सिमिलरली इम्प्योर भी इम्प्योर नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल मैंने कोयले को कहा आग में तप करके डायमंड में आ जाता है. तो जो प्योर सॉलिड है उसके एटम स्लाइटली डिस्टर्ब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, इतनी बरसात, सब कुछ, एंड दैट बिकम डिफेक्टिव सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया अभी ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. जो विंडो होती है, पुराने खंडर जो पड़े हुए हैं, या कभी देखा होगा आपने जो गांव में दादाजी या इधर, तो उनके ये जो चश्मे हैं, इनके जो लेंस है वो बड़े धुंधले हो जाते हैं. बेचारों को वैसे नहीं दिखता और कोई बदलवा के लाता नहीं, तो बड़े धुंधले रहते हैं उनके. ये होता है. तो दैट सॉलिड इज सेड टू बी डिफेक्टिव सॉलिड. उसमें फिर मैंने 2 कहा कि दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द चेंज in the position of a single or more than one atom is called point defect. If entire row is defective, change their position entire row, that is called line defect. इन पे डिस्कस नहीं करेंगे, पहले इन पे करेंगे. It is categorized in 2 part, stoichiometric, non stoichiometric. Stoichiometric defect वो होंगे जिसमें डिफेक्ट आने के बाद भी कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो नहीं बदलेगा. 10 by 10 एक था, 8 by 8 भी एक रहेगा. और ये भी हो सकता है बाकी सब अपनी जगह पे हो, एक छोटा कैटायन अपनी जगह से हिल जुल जाए, कहीं और चला जाए, लेकिन है यूनिट सेल के अंदर ही, तो रेशियो कांस्टेंट है. बट इन दिस केस यहां ये नहीं होता. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये नहीं होता. इसमें या तो रेशियो 1 से ज्यादा होगा. रेशियो मतलब कैटायन की संख्या अपॉन एनायन की संख्या. इट मे बी मोर देन 1 और लेस देन 1. अब ये मोर और लेस कैसे होगी? जस्ट थिंक कि अगर कैटायन निकल के चला जाए यूनिट सेल से, देन व्हाट हैपन? द रेशियो विल बी लेस देन 1. कैटायन की संख्या कम हो गई. कैटायन बाहर से आ जाए यूनिट सेल के अंदर, मोर देन 1. एनायन चला जाए, मोर देन 1. एनायन बाहर से आ जाए, लेस देन 1. ठीक है. तो इसमें फिर हम कैटेगराइज करेंगे बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं 4 तरीके के डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, ये सब. काफी मजा आएगा. और अब धीरे धीरे थोड़ा सा एनिमेशन लेना शुरू कर देता हूं ताकि आपको एकदम से ज्यादा दिक्कत ना हो. लेकिन बात वही है कि आप वीडियो की लिंक शेयर कर दो. कल मिलते हैं. कल डिफेक्ट भी कंप्लीट करूंगा, एंड जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है सबसे लास्ट वाला, उसको भी मैं कंप्लीट करने वाला हूं.
कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।